नमस्कार, न्यूज के एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। पिछले दिनों चूरू की एक महिला पुलिसकर्मी लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। सुजानगढ़ के आभूषण व्यापारी दीनदयाल सोनी और महिला पुलिसकर्मी ने एक दूसरे पर कई मामले दर्ज करवाए हैं। अधिकतर मामलों में जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। आइए देखते हैं क्या कहा दीनदयाल सोनी ने पुलिस कार्रवाई को लेकर। अधिवक्ता श्रीराम धाकड़ के साथ देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदर जी, आपने जो मुकदमे दर्ज करवाए हैं रेणु के खिलाफ और रेणु ने आपके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करवाए हैं, पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला है? रेणु कौन है, क्या करती है? देखिए, रेणु एक महिला पुलिस कांस्टेबल है जो हमारे चूरू जिले में तैनात है और शुरू में वो हमारे रतनगढ़ में रही थी 5-6 साल। उसने हमारे ऊपर छोटे मोटे लेन देन किए, फिर अपना विश्वास जताया था। उसी विश्वास का उसने नाजायज फायदा उठाया और उठा करके उसने पहले तो अपना व्यवहार सही दिखाया और बाद में हमने सोचा रजिस्ट्री को उसने क्या किया कि 30 लाख 21 लाख की नकदी और जेवर हमसे उधार में दिए थे। बाकायदा उसने जेवर जो बिल वगैरह थे उसके सिग्नेचर थे, उसने हमें चेक वगैरह भी दिए थे। सारा सिस्टम सही था। जब हमने वो रुपये वापस लेने का जब समय आया, हमने वो चेक बैंक में लगाए तो वो गुंडे वगैरह लेकर हमारी दुकान पर आ गए और हमें कहा कि जी आपने चेक लगाए कैसे और कोई 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको। मेरा पति हार्ड कोड अपराधी है, किसको भी मार सकता है, मैं किसी को भी मरवा सकती हूँ, तो जो तेरे बच्चे को भी मरवा सकती हूँ। इस तरह की उसने हार्ड कोड अपराधी गुंडे साथ लेकर आई थी वो। इसलिए उसने वारदात की, हमारे उसने मारपीट भी की और हमने उसका प्रकरण का मामला है वो रतनगढ़ थाने में दर्ज करवाया। पुलिस ने उसके खिलाफ चालान भी पेश किया। ये चालान कौन से मुकदमा में गया, कितना है मुकदमा संख्या? 10/18। इसमें क्या मामला है, क्या आरोप है? आरोप तो देखिए, इसमें हमने तो यही बताया था, इसने हमसे पैसे लिए और हमें चेक दिए। हमने जब इसे वापस मांगे तो उसने हमारे साथ आकर के मार पिटाई की, जिसकी वजह पुलिस ने 451 का चालान पेश किया। और चूंकि इसने अपने पति के द्वारा जेल से जरिए कॉन्फ्रेंस मुझे बच्चे और मुझे जान से मारने की जो धमकी दिलवाई थी, उस 386 के दौरान पुलिस ने उसके पति के खिलाफ भी किया था, जो आज अदालत में चल रहे हैं। रेणु ने आपके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया? उसने एक मुकदमा दर्ज कराया था 196/19, जिसमें उसने मन गढ़ंत कहानियां बनाई थी कि साहब ये दीनदयाल है जो फला तारीख को हमारे यहाँ घर पे आया था और मेरे साथ इसने ये वो सब किया था और मतलब कई सी कहानियां इसने मतलब उस मुकदमे में बनाई थी। और उसमें ये भी लिखा था कि जब 16 की साल में उसका ट्रांसफर रतनगढ़ से चूरू हुआ था पुलिस लाइन की, उसने लिखा था उसके अंदर जब मैं 16 की साल में ट्रांसफर रतनगढ़ हुआ था तब मैंने घर आके अपने चेक संभाले तो मेरे HDFC के चेक मेरी बैग में नहीं थे। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि उस मुकदमे पुलिस ने जांच की, पुलिस ने यह पाया कि रेणु ने पूर्णतः झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि जिस महिला का अकाउंट 2017 के 7वें महीने की 30 तारीख को खुलता है HDFC बैंक का अकाउंट, उस बैंक के अकाउंट के चेक एक साल पहले रेणु के पास कहां से आ गए तो गुम हो जाएंगे। पहले तो मोटी बात तो यही थी। और उसके अलावा उसने जितनी भी कहानियां बनाई थी उसने गहनता से जांच की और ये पाया कि रेणु ने दीनदयाल से रुपये लिए और चेक दिए और अदायगी से बचने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और ये मानकर पुलिस ने राजगढ़ कोर्ट में FIR पेश कर दी। आपके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें भी FIR लगाई है क्या? तो मेरे खिलाफ तो जो मुकदमा रेणु ने दर्ज करवाया था ना 196/19, उसी में तो FIR लगाई है पुलिस ने। और आपने जो मुकदमे दर्ज करवाए हैं उसमें FIR भी लगे क्या? देखिए, मैंने रेणु के खिलाफ जो समझिए करीब 4 मुकदमे दर्ज कराए। 4 मतलब 3 तो पुलिस थाना दर्ज होता है, 138 NIA वाला तो दर्ज होता है, तो 10/18 में चालान हो गए। NIA वाला जो मैंने कोर्ट में दर्ज करवाया उसके अंदर मतलब कोर्ट ने सर्वदोष उसको मुलजिम मानते हुए वो जमानत पर है, हो गए मोटा मोटा चालान 2 पे। तीसरा 179 जो मैंने दर्ज कराया था कि रेणु हम पे हमले करवा रही है, जिसके DYSP साहब के जो रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने पुलिस को दी थी कि भी इतने गुंडे हैं, इस नंबर की गाड़ी है, आपको ये खतरा है, बच्चे को उसको चीज पहुंचाओ, वो हमने प्रूफ दिए। मेरे साथ जब मारपीट हुई थी उस तारीख को भी हमने गवाह वगैरह पेश की प्रूफ दी थी। और रेणु जो चार्ज में इसलिए बोल रखा था इस मुकदमे में कि रेणु जो बार बार ये कह रही थी, कभी कह रही थी मेरी चेकबुक सिग्नेचर की गुम हो गई, कभी कह रही थी मेरे 3 चेक शादुलपुर में गुम हो गई, कभी कह रही है मेरे 1917 को अपने फतेहपुर में होटल में गुम हो गई। और सबसे बड़ी बात उसने ये बोल दी कि 2016 में गुम हो गए। 17 में तेरा अकाउंट खुला है,
16 दिन के बाद चेकबुक कहां से होगी, तरह से आते के बाद से थे ही नहीं एचडीएफसी बैंक के। तो ये सफलता उसने 420 की है, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में उसे बचाने का पूर्णतः प्रयास किया। वो इसमें एफआईआर लगाई और एफआईआर भी ऐसे लगाई कि मुद्दे की बात तो एक नहीं लिखी, बल्कि एक झूठी कहानी बनाई कि मैंने मिंटिया से करोड़ों की लाखों करोड़ की भूमि पर अवैध कब्जे करवाई, मैंने किसी सुनार के बच्चे का अपहरण करवाने की बात की, और मैंने मिंटिया को दौरान फरारी शरण दी, और मैंने जो मिंटिया ने जिनका मर्डर किया था उस पार्टी को मैंने लाखों रुपए देने का लालच दिया था, और ये कहता राजीनामा मत करो। अरे भाई, उस दिन तक मैं किसी आदमी जानता भी नहीं हूँ, और आपने ये कहानियां बना दी। और चलो आपने ये कहानी अगर सत्य है तो मैंने आईजी साहब को लिखित में करीब 1 साल से पहले भी लिखित में दिया था मीडिया के सामने कि साहब आपके अन्वेषण अधिकारी उस पर ये झूठे आरोप लगाए हैं, या तो ये सच्चे आरोप साबित करें, मुझे जेल भेजे, 1 करोड़ रुपए इन सबका मैं इनाम दूंगा। अगर ये आरोप सही साबित नहीं कर सकते तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को, बल्कि हरामखोरों को जेल भेजो, ताकि किसी परिवादी के साथ इस तरह की बातें ना कर सके। देखिए साहब, ये कौम है तो ये कहूंगा कि बिक का। नमस्कार, मैं हूँ आरसी गौड़, न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज विशेष चर्चा के साथ हमारे साथ बने हुए हैं श्री राम एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर। चर्चा है 154 में जो मुकदमा दर्ज होता है, मजमून जो जाता है, मजमून पर जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें आईओ प्रकरण को झूठा मानता है। अब विषय यह है कि मुस्तगीस ने ये झूठा परिवाद दायर किया है या आईओ ने इन्वेस्टिगेशन को झूठा माना है। इसके खिलाफ किस प्रावधान के तहत, किस धारा के तहत क्या होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे विधि अधिवक्ता श्री राम से। वकील साहब, ये जो मुकदमा दर्ज होता है इसको आईओ जो इन्वेस्टिगेशन करता है 90 दिन की अवधि में, और 90 दिन की अवधि में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में या तो चालान पेश करता है और या उसको झूठा मानते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश करता है। अब विषय यह है कि आईओ ने यदि झूठा माना है तो मुस्तगीस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करना। और यदि सत्य घटना को आईओ ने झूठा माना है, झूठा साबित किया है जांच के दौरान, तो उस आईओ के खिलाफ मुकदमा या कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी जांच अधिकारी किसी भी पीड़ित को झूठा साबित नहीं करे। तो इसमें कौन कौन सी धारा है, क्या प्रावधान है आपके विधि के अनुसार? नमस्कार। जैसा कि आप का जो प्रश्न है वो सीधा सीधा ये है कि यदि कोई कंप्लेंट दर्ज होती है, कंप्लेंट का 2 भाग बताए आपने। यदि कंप्लेंट वास्तव में सत्य है और जांच गलत की गई है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो आईओ है, जांच अधिकारी है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए। और दूसरा कि यदि वास्तव में कंप्लेंट ही झूठी दर्ज करवाई गई है तो कंप्लेंट दर्ज करवाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको पहले तो बता देता हूं कि जो व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज करवाता है, शिकायत दर्ज करवाता है या एफआईआर दर्ज करवाता है, यदि वो व्यक्ति झूठी शिकायत किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए ही करवाता है तो उसके खिलाफ पुलिस जब जांच पूरी कर लेती है, जब उनको जांच के अंदर कुछ नहीं मिलता है या मामला झूठा पाया जाता है पूर्ण रूप से, तो 182, 211 आईपीसी की कार्यवाही उनके साथ कर सकती है। पुलिस जब अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जब कोर्ट के समक्ष पेश करती है, तब या तो उसके साथ में एक इस्तिगासा लिख के कोर्ट के समक्ष रख सकती है कि साहब ये जो मुकदमा है ये झूठा है और इनके खिलाफ हम, जिसने शिकायत दर्ज की है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं, या तो ये प्रक्रिया काम में ले सकते हैं, या उसके साथ एफआईआर के साथ में पेश नहीं करके अलग से इस्तिगासा भी पेश किया जा सकता है कि स्वयं तो जो एफआईआर थी इसमें शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है वो झूठी पाई गई है, इस कारण इसके खिलाफ 182, 211 की कार्रवाई की जाती है।
ये अलग से कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है। ये आईओ करेगा या थाना प्रभारी करेगा या डिप्टी करेगा या एसपी करेगा, इस तरह से कोई उच्च अधिकारी को कोई जिम्मेदारी का इस तरह कोई है? ये बेसिकली ये जो चीज है ये आईओ के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि उसने जांच पूरी उसने की है। वो जांच जब रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करता है, कोर्ट एलसी के थ्रू करता है या खुद जाके पेश करता है, तो उसके द्वारा वो की जाती है। ये एक प्रक्रिया है कि उनको या तो एफआईआर जब पेश कर रहे हैं उसके साथ में इस्तेगासा साथ में लेके जावे, और कंप्लेंट जो जिसने शिकायत झूठी दर्ज करवाई है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करके जिस व्यक्ति के खिलाफ करवाई है उसको जो परेशानियां पहुंचाने के उद्देश्य से करवाई है उसका दंड उसे मिल सके। अच्छा, दूसरा वकील साहब बात यह है कि अधिकतर जो मुकदमा दर्ज होते हैं उनमें जांच अधिकारी सही तथ्यों को छुपाकर कई बार मौका निरीक्षण की रिपोर्ट है या उनके जो 161 के बयान हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश करता है, इस तरह के उदाहरण कई बार मिलते हैं। तो ऐसे जानबूझकर आईओ द्वारा झूठा साबित किया गया कोई मुकदमा है तो आईओ के खिलाफ भी कोई एक्शन होने का कोई कानून है, विधि है, कोई सेक्शन है? अपना जो कानून है वो हर विषय में प्रावधान करता है। यदि वैसे तो ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें आईओ को कोई मतलब नहीं होता है, वो सही जांच पेश करता है। ऐसे बहुत कम केस पाए जाते हैं जिनमें कि आईओ ने कुछ गड़बड़ी की हो या मिलीभगत करके लाभ पहुंचाया हो और एक सही मुकदमे को गलत साबित किया हो। ऐसे मुकदमे में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे मुकदमे के अंदर आईओ के खिलाफ 166 आईपीसी की कार्रवाई की जा सकती है। क्या होता है जब आईओ के खिलाफ उस चीज के प्रॉपर सबूत होते हैं, कारण उसका आईओ कोई भी जांच करेगा और वो जांच रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट के रूप में झूठा बताकर कोर्ट के समक्ष पेश कर देगा। अब जो 166 की कार्रवाई है ये कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो इस देश का निवासी है वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ मुकदमा या जिसने मुकदमा दर्ज करवाया झूठा, जो पीड़ित था उससे झूठा पेश किया है वो पीड़ित था वही करे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सक्षम व्यक्ति कर सकता है। अगर आपको पता चलता है तो आप उस कार्रवाई को कर सकते हैं। उसका सिंपल सा एक तरीका है, मैं बता देता हूं। क्योंकि कोर्ट में उसने एफआईआर पेश करी, वो डॉक्यूमेंट कहां चला गया? कोर्ट में। अब पुलिस अधिकारी उसको जांच को बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता। आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रतिलिपि कोर्ट से निकलवाइए, उसका अध्ययन करिए, फिर ये चीज देखिए कि क्या क्या तथ्य उसने छुपाया है, और वो जो जो तथ्य छुपाए हैं उनको लेके सबूत के साथ में और एक उस थाने में कंप्लेंट करिए। अगर थानेदार या थाने का बाहर साधक अधिकारी है वो ये देखता है कि स्टाफ वाले के खिलाफ ही रिपोर्ट है, वो नहीं लेता है, तो क्या होगा? कंप्लेंट उससे उच्च अधिकारी को दी जाएगी। यदि कंप्लेंट एसपी को देते हैं, डिप्टी साहब को देते हैं, एडिशनल एसपी, डिप्टी, अगर इनको देते हैं ये भी नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप एसपी को दीजिए। अगर एसपी भी नहीं लेता है तो उस चीज को कोर्ट में 156(3) के इस्तेगासे के तहत आप पेश करिए, आपकी वो कार्रवाई होगी। और उसके अंदर दोषी थाना अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जिसने गलत जांच करी है, उसके अंदर दोषी फिर जिसने एफआईआर नहीं लिखी, थाने का बाहर साधक अधिकारी और संबंधित उच्च अधिकारी जैसे एसपी, वो भी इसमें दोषी माना जाएगा। किसके अंदर? 166 की कार्रवाई नहीं करने के लिए, और उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई जांच चालू होगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यहाँ पर जयपुर में भी हैं, ऐसी कार्रवाई हुई है। बहुत सारे आईओ ने क्या किया, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए गलत जांच पेश कर दी। 154 की जांच थी, मुकदमा दर्ज हुआ छेड़छाड़ का, उस पर फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। एक अच्छे व्यक्ति थे, उनको पता था पूरा इश्यू का, उन्होंने क्या किया, कोर्ट से उस चीज को निकाली और जो जो तथ्य छुपाए थे उन तथ्यों को जोड़ के
थाने में रिपोर्ट कर दी, और जैसे रिपोर्ट करी थानेदार ने ली नहीं ली, तो वो महानुभाव जेंटलमैन एसपी साहब के पास पहुंच गया। संबंधित एसपी साहब ने भी उसकी रिपोर्ट नहीं ली, कोर्ट में पहुंच गया, और उनके खिलाफ थानेदार आईओ के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, थानेदार के खिलाफ भी हुई, और एसपी के खिलाफ भी जांच चल रही। तो ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर कानून है, इन चीजों की जानकारी आम पब्लिक में नहीं है, पब्लिक में इन चीजों की जानकारी पहुंचे और अपने हितों का या अपने जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार जो संविधान ने दे रखे हैं, कानूनी अधिकार, उनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीड़ित पक्षकार ही करे, कोई भी कर सकता है 166 की कार्रवाई, लगना चाहिए।